वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों आप सब कैसे हैं? आपका एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है ना? और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साउंड चैप्टर का वन शॉट वीडियो। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि साउंड नहीं समझ में आ रहा है, रेजोनेंस क्या होता है, न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। ये वन शॉट वीडियो देखने के बाद आपका साउंड का हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। आप चुटकी बजाते सारे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो एक बार हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए हम क्या क्या कवर करने वाले। वेव क्या होता है, वेव के टाइप्स क्या हैं, वेव से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनसे लेकर साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड क्या है, ट्रांसवर्स का स्पीड क्या है, एको क्या है, एको के सुनने के लिए कंडीशंस क्या क्या जरूरी हैं। उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें रखे हैं बच्चों, जो न्यूमेरिकल्स आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा और इसके बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, टैकल कैसे करना है। तो इसमें मैंने कुछ 4 न्यूमेरिकल्स रखे हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे, फिर ये सारा चीज डिस्कस करेंगे, फिर एको का यूजेस क्या है, और ये चीज जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वाइब्रेशन अगर किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में हो रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, कैसे फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, रेजोनेंस, रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आ भी चुके हैं। और इसके बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि आप रेजोनेंस से रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं या थ्योरी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, क्वालिटी क्या है, मतलब पूरा का पूरा साउंड चैप्टर आज हम कवर करने वाले बच्चों। तो आप सिर्फ पेशेंटली देखिएगा इसको, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चे जो वीडियो है वो शुरुआत का देखते हैं और फिर दे लीव। ऐसा करने से नहीं हो पाएगा बच्चों। हमारा जो टारगेट है अच्छा मार्क्स लाने का, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और आपको भी थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो देखना पड़ेगा। आप ये वीडियो देख लेंगे जब पूरा, तो साउंड में आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकता। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है हमारा कि ये वेव होता क्या है। तो देखिए आपने वेव देखा ही होगा सी में, ओशन में, या किसी भी वाटर बॉडी में। आप छोटा सा पत्थर भी फेंक देते हैं तो एक छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल बनता चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि वेव है ना। तो वेव एग्जैक्टली करता क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आप सी में, ओशन में कहीं बीच में जाओ और एक प्लास्टिक का बॉल, कोई भी चीज जो तैर सके पानी में, उसको छोड़ के आ जाइए आप, तो किनारे पे आप भी आएंगे और थोड़ी देर के बाद वो भी किनारे पे ही आ जाएगा। तो उसको वहां से यहां तक, उस बॉल को किनारे तक लाने वाला कौन? वेव। तो वेव का एग्जैक्टली काम यही होता है। अभी हम जिसके बारे में पढ़ने वाले, साउंड के बारे में, साउंड भी क्या है? वेव है। अब ये वेव का काम क्या होता है? ये एनर्जी को एक से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाता है विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। अब जैसे समझते हैं, जैसे मैंने साउंड प्रोड्यूस कर दिया, अब ये साउंड यहां से आप तक जा रहा है, तो साउंड को यहां से वहां तक ले जाने वाला कौन है? वेव है। अब ये वेव यहां से वहां तक साउंड को ले जाता है, लेकिन इस मीडियम के जो पार्टिकल्स है, जैसे एयर हमारा मीडियम है, तो ऐसा नहीं कि मेरे माउथ के सामने जो एयर का मॉलिक्यूल था, पार्टिकल था, वो यहां से वाइब्रेट करके आपके कान तक चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूं क्या होता है। ये जो मॉलिक्यूल है एयर का, ये साउंड एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, यहां से वाइब्रेट करके आगे तक जाएगा अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक। दूसरे फिर मीडियम पार्टिकल को, मतलब एयर के मॉलिक्यूल को, ये साउंड एनर्जी दे के और फिर वापस आ जाएगा अपने जगह पे, और फिर इसके आगे का काम इसका है। अब ये यहां से वाइब्रेट करके आगे तक जाएगा, फिर दूसरे तीसरे को दे दिया और फिर वापस अपने जगह पे। मतलब कोई मीडियम पार्टिकल अपने जगह से हट नहीं रहा है, इसीलिए हमने क्या लिखा है? विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, है ना बच्चों। तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा कि वेव क्या होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2 तरीके के वेव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव एग्जैक्टली यही जो हम पानी में देखते हैं, ट्रांसवर्स वेव होता है ना। तो अब इसमें होता क्या, जरा सोचिए। ये पानी जब हम ऊपर उठता हुआ देखते हैं, तो बच्चों इस पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, जो ऊपर उठता है ना, और जो नीचे वाला पार्ट हमें दिख रहा है वेव में, उसको हम बोलते हैं ट्रफ, है ना। अब देखिए सोचने वाली बात है कि क्रेस्ट अगर बन रहा है तो कैसे बन रहा है? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वाइब्रेट करके ऊपर गए तो क्रेस्ट बना, वाइब्रेट करके नीचे गए वाटर के मॉलिक्यूल्स तो ट्रफ बना। वाटर का एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमें दिखता है। इसके अलावा जो ट्रांसवर्स वेव है, जैसे रस्सी में भी हमें दिखेगा, है ना, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसवर्स वेव भी हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, जैसे लाइट। अब इससे अगर रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर लाइट ट्रांसवर्स वेव कैसे होता है। मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
तो इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ये जो वाइब्रेशन है कैसा है, परपेंडिकुलर है टू द वाइब्रेशन, द वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, टू द मूवमेंट ऑफ वेव। तो वेव तो ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए क्या होगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स वेव। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे पानी में जो हमें रिपल्स फॉर्म्ड होता हुआ दिखता है, वही जो भी मैं आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स का एग्जांपल दे रहा था, जो वेव जो वाटर में बनते हैं, छोटा सा पेबल फेंकने पे, वो हो गया रिपल्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और दूसरा वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक रस्सी लेते हैं, या थिन हो थिक हो कैसा भी हो चलेगा, उसको आप झटका दीजिए, मतलब फोर्स लगाइए, तो उस पर जो वेव बनता है वो भी कैसा है, ट्रांसवर्स वेव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ऐसा वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल्स ऊपर नीचे नहीं, परपेंडिकुलर नहीं वेव के डायरेक्शन के, वेव के ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे मीडियम पार्टिकल। जैसे मीडियम पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो, और वेव भी ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, तो वेव के डायरेक्शन में हुआ ना मीडियम पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, इसी को बोलते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जैसे लास्ट वाले केस में ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता था, ऑल्टरनेटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, आपको दिख रहा होगा, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ। बिल्कुल वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं। मैं थोड़ा इसको आपको और क्लियरली बना के समझा देता हूं। ऐसे आपको जहां पे ज्यादा लाइंस बने हुए दिखे ना, वो है कंप्रेशन, और जहां सिंगल लाइन बना हुआ दिखे, दैट इज रेयरफैक्शन। तो ये ऑल्टरनेटिवली बनते चलता है, एक कंप्रेशन फिर एक रेयरफैक्शन, फिर एक कंप्रेशन फिर एक रेयरफैक्शन, ऐसे करके चलता जाएगा, है ना। अब देखिए, हमसे अगर पूछा कि कंप्रेशन क्या होता है, तो जैसे आप मान लो ये साउंड वेव है हमारा, इस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो इस मीडियम में मतलब हमारे इस रूम में देयर आर नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस बीइंग फॉर्म्ड व्हाइल साउंड इज ट्रैवलिंग, है ना। तो कंप्रेशन बना और फिर रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन में क्या होता है, इसी रूम में जो मैक्सिमम डेंसिटी का जो रीजन है, उसको हमने बोला कंप्रेशन। एज द टर्म सजेस्ट, कंप्रेशन मतलब वहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है मीडियम का, और रेयरफैक्शन मतलब जहां पे मीडियम का डेंसिटी सबसे कम है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमारा, इसका एग्जांपल हम साउंड दे सकते हैं, है ना, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बच्चों, कुछ टर्म्स है वेव से रिलेटेड, ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा 8th में 9th में, लेकिन मैं रिव्यू इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसका काफी जरूरत पड़ने वाला है, न्यूमेरिकल्स में भी जरूरत पड़ता है। जैसे वेवलेंथ देखिए क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है। तो इसका यूज करते हुए मैं आपको एक और डेफिनेशन समझाऊंगा जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जैसे देखिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब जो दो रेगुलर, जो दो लगातार वाले क्रेस्ट हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ बोलते हैं, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के भी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। अब ये बिल्कुल बच्चों वाला डेफिनेशन है, इससे एक नया चीज हम समझते हैं, जरा देखिएगा। मैंने बोला कि यहां से लेके यहां तक दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लिया, तो जरूरी थोड़े कि क्रेस्ट के मिड पॉइंट से दूसरे क्रेस्ट का मिड पॉइंट लें, हम क्रेस्ट के स्टार्टिंग से दूसरे क्रेस्ट का स्टार्टिंग भी तो ले सकते हैं। तो हम वही करने वाले हैं। अभी देखिए क्या करेंगे, हम एक क्रेस्ट के स्टार्टिंग से दूसरे क्रेस्ट के स्टार्टिंग तक ले रहे हैं, तब भी तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट होगा ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेवलेंथ ही बोलेंगे। अब आपको इसमें एक चीज दिख रहा होगा कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या हो रहा है, एक वेवलेंथ हो रहा है। तो ये हमारे अपने आइडिया के लिए हम न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करते हैं, इसलिए ऐसा हम कहीं लिखेंगे नहीं, है ना। तो ये देखिए, वन क्रेस्ट, मैं ऐसे लिख देता हूं, वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ क्या हो गया, वन वेवलेंथ, है ना, एक वेवलेंथ हो गया। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, देखते हैं अभी। अब जैसे देखिए, एक छोटा सा चीज और, टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस कर लें, फिर इस पे वापस आएंगे, या फिर मैं पहले बता ही देता हूं। जैसे देखिए, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय मीडियम पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब ये वन वाइब्रेशन होगा क्या, जरा सोचिए। मीडियम पार्टिकल जहां से शुरू हुआ था, जैसे क्रेस्ट का स्टार्टिंग है, एक्सट्रीम तक गया, उसके बाद फिर आया मीन पे, ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है क्या है, मीन। तो यहां से वाइब्रेट करके गया एक्सट्रीम तक, फिर आया मीन पे, फिर गया दूसरे एक्सट्रीम तक, फिर आया मीन पे, मतलब जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गया। तो हम बोलते हैं कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। मतलब एक क्रेस्ट प्लस एक ट्रफ एक वेवलेंथ के इक्विवेलेंट हम ले सकते हैं, या फिर एक वाइब्रेशन के भी इक्विवेलेंट हम ले सकते हैं, है ना। अब आपसे अगर बोला गया कि एक वेवलेंथ आगे बढ़ने में वेव को कितना टाइम लगेगा, तो एक टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि टाइम पीरियड क्या था, तो इट वाज द डिस्टेंस, इट वाज द टाइम टेकन बाय मीडियम पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो मीडियम पार्टिकल को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है, उतने ही टाइम में वेव भी तो आगे बढ़ा, कितने से, एक वेवलेंथ से
आगे बढ़ गया, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। तो वेवलेंथ के लिए हमारा एक और डेफिनेशन क्या आ गया, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड, है ना बच्चों, ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ इट्स मीन पोजीशन। अब जैसे कोई मीडियम पार्टिकल यहां से शुरू हुआ अपने मीन पोजीशन से, यहां से वाइब्रेट करके यहां तक गया, तो मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है ना। एक्सट्रीम हम बोलते क्यों, क्योंकि मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है, इसके और ऊपर नहीं जा सकता है। तो यही जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल का, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब ये ऊपर जाए या नीचे जाए, या कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाले केस में, लॉन्गिट्यूडनल वेव वाले केस में आगे मैक्सिमम जितना जा सकता है, पीछे जितना मैक्सिमम आ सकता है, वही क्या है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहां क्या चल रहा है, वाइब्रेशन चल रहा है, तो एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा मीडियम पार्टिकल, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी के लिए हम स्मॉल एफ यूज करते हैं सिंबल, और इसके लिए ऐसा यूनिट हमारा होता है बच्चों हर्ट्ज। बाकी चीजों का ऐसा यूनिट मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये सारा चीज आपको पता होगा। वेव लेंथ है तो मीटर होगा इसका ऐसा यूनिट, एम्पलीट्यूड ये भी तो लेंथ ही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो इसके लिए भी मीटर ही होगा एम्पलीट्यूड के लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, वेव वेलोसिटी क्या है, तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। आप अगर ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन वाला चीज नहीं भी बताएंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाता है कहीं कहीं पे, क्योंकि वेव वेलोसिटी पूछा गया तो इट इज कंसिडर्ड कि वेव चल रहा है, तो जब तक कोई चेंजिंग नहीं आए तब तक वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, है ना। तो हम कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा, वैसे आई विल सजेस्ट यू कि आप ये लिख ही देना फॉर सेफ साइड। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अभी ये सारा चीज हमें पता चल गया। एक मैं आपको रिलेशन बता देता हूं बच्चों, जो बार बार आपके काम आएगा, F इक्वल 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T इक्वल 1/f। अब ये सारा चीज आपका पहले से पढ़ा हुआ, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो आप मुझे बताना, मैं छोटा सा इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ये कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा, है ना। अब देखिए, टाइम टेकन बाय, ये सारा चीज हमने कर लिया। अब ये वेव वेलोसिटी, एक और छोटा सा एक्सप्रेशन है, v इक्वल एफ लेमडा, है ना। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है बच्चों, ये सिर्फ साउंड के लिए नहीं, लाइट में भी एप्लीकेबल है। हम लाइट चैप्टर में भी इसे देखेंगे, इसे पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस के लिए ही वन शॉट वीडियो डालूंगा, है ना। तो v इक्वल एफ लेमडा क्या है, v क्या है, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी को हम v से ही डिनोट करते हैं, हाँ। f फ्रीक्वेंसी है और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, हमें पता है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों हम साउंड पे। तो ये सारा चीज अभी जितना मैंने आपको बताया है वो सारा चीज बेसिक है और बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपको साउंड समझ में आए इसके लिए वो सारे चीज भी जरूरी हैं। अब देखिए साउंड क्या होता है, ऑब्वियसली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे होता क्या है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस होता है। दूसरा सवाल इसमें पूछा जाता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करता है ना, एनी वाइब्रेटिंग बॉडी इज द सोर्स ऑफ साउंड। ये सब डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब देखिए मैकेनिकल वेव होता है क्योंकि इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए इस रूम में अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें तो आपको सिर्फ दिखेगा कि सर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि साउंड को मीडियम का रिक्वायरमेंट है। अगर मीडियम नहीं मिला तो साउंड ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए ये कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है। नॉट लाइक लाइट, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लाइट को मीडियम नहीं भी मिले तब भी ट्रैवल करता है ना। अब देखिए वाइब्रेशन, मीडियम पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है उसके बेसिस पे एक ऐसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। अभी जो हमने वो वाटर में जो वेव रहता है उसका एग्जांपल लिया था, वो ट्रांसवर्स था। और साउंड कैसा वेव है बच्चों, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड या फिर स्पीड ऑफ एनी लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, है ना, जिसमें v क्या आपको पता है, इट इज द स्पीड या फिर वेव वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड है, और या फिर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें ये जो गामा है ना बच्चों, ये कांस्टेंट होता है, जिसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, ये होता है cp/cv, ये होता है कांस्टेंट, है ना। अब ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये सब 9th में आपने पढ़ा है, जो आपका लैप्लेस करेक्शन था। अभी फिलहाल हमसे लैप्लेस करेक्शन नहीं पूछा जाएगा, तो हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि गामा क्या है, एक कांस्टेंट है जो cp/cv होता है। अब cp क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मीडियम एट कांस्टेंट प्रेशर, और cv क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मीडियम ओनली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एयर के लिए अगर हम बात करें तो एयर के लिए इसका वैल्यू होता है 1.41। तो ये हमसे एमसीक्यू में ऐसा पूछा जा सकता है कि गामा का वैल्यू एयर में कितना है, 1.41, 1.14 ऐसे करके 4 वैल्यूज दे दिया जाएगा।
P क्या है बच्चों? P है प्रेशर इन द मीडियम, है ना? P क्या है? प्रेशर इन द मीडियम, और रो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है ना? रो या स्मॉल डी दोनों में से कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज है कि कोई ट्रांसवर्स वेव है जो किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसका स्पीड हम किससे फाइंड करते हैं? तो इट इज इक्वल टू, ये स्पीड इक्वल टी होता है बच्चों टेंशन, टी कैपिटल टी जो है हमारा, ये क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऑब्वियसली किसी स्ट्रिंग को अगर हमने स्ट्रेच करके रखा, टाइटेंड है, तो उसमें टेंशन आता है। अगर कोई स्ट्रेच हमने वायर या फिर स्ट्रिंग टाइटेंड रखा है, तब ढीला रहेगा तो उसमें टेंशन नहीं रहेगा। दूसरा चीज है स्मॉल एम क्या है? थिकनेस या फिर मास पर यूनिट लेंथ। ये स्मॉल एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है स्ट्रिंग का। ओके, तो जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि इसकी जगह आपको बहुत जगह थिकनेस भी लिखा मिलेगा। क्यों होता है ऐसा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पतला सा स्ट्रिंग लेते हैं, उसका 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं, और एक मोटा सा रस्सा लेते हैं, उसका 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं, तो ऑब्वियसली जो थिकर था उसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा। इसीलिए मास पर यूनिट लेंथ या फिर थिकनेस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल एम उनको रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एको। अब ये एको होता क्या है, उसके पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ये जो टर्म रिफ्लेक्शन है, ये पहले हमने लाइट में सुना होगा, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन हो। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि गया, जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहा था, जा रहा था, किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ गया, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी हो सकता है लाइट की तरह। साउंड ऐसे ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, और मान लीजिए सामने कोई सरफेस आया, उससे टकरा के और फिर वापस आ गया, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जो हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज थे, 2 लॉज, वो यहां पे भी ओबेड होते हैं, है ना? आपको पता होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉज, तो वही बिल्कुल यहां पे भी ओबेड होते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एको क्या होता है? तो बच्चों होता क्या है कि कोई साउंड, जैसे आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कभी कि मम्मी पापा के साथ हम कभी जाते हैं कोई नया घर, नया फ्लैट देखने। मैंने खुद किया ये चीज, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, मम्मी पापा हर रूम जाके देखते हैं, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट रहता है वो हर कोने में जाके चिल्लाता है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है। उसने अपना नाम लिया और दोबारा उसको सुनाई देता है, या कोई भी वर्ड हम अगर बोलते हैं तो वो दोबारा हमें सुनाई देता है। तो ये जो दोबारा हमें सुनाई दे रहा है ना, वही क्या है? एको। तो मैंने इसका डेफिनेशन लिखा आपके लिए, देखिए क्या होता है। इट इज द रिपीटेड साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टिकल। क्यों बोल रहे हैं इसका रीजन अभी हमें पता चल जाएगा। When the original sound ceases। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं हो क्या रहा है। हमारे ह्यूमन का जो हमारा खुद का परसिस्टेंस ऑफ विजन है या परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है, ये अलग अलग होता है ना? तो आपको ये शायद पता हो कि हम कोई चीज देख सकते हैं, तो देखने का हमारा जो कैपेसिटी है वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड है, परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारा। मतलब हमने किसी एक चीज को अगर देखा है तो उसका इमेज यहाँ पे 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रहता है। अगर उसके वो इंटरवल बीतने के बाद हम कोई दूसरा चीज देखें, देन वी कैन डिस्टिंग्विश कि अच्छा दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हमने देखा है। बिल्कुल वैसे ही परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग भी होता है। होता क्या है, कोई साउंड हमने सुना तो उसका इफेक्ट हमारे कानों में 0.1 सेकेंड तक रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये 0.1 सेकेंड बीतने के बाद दूसरा साउंड आया, तब तो हम सुनते हैं कि अच्छा ये कोई दूसरा साउंड था। लेकिन अगर पहला साउंड सुना, अभी 0.1 सेकेंड खत्म नहीं हुआ है, ओवर नहीं हुआ है, मतलब उसका इफेक्ट अभी तक है, और दूसरा साउंड भी पहुंच गया, तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमने क्या सुना है। जैसा मेला के टाइम होता है, चारों तरफ से आवाज आ रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं सुनाई देता है, कुछ समझ में नहीं आता है ना? अब देखिए एको में भी वही चीज है। अब जैसे इस रूम में एको प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हम एको सुन नहीं पा रहे, रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का, रिफ्लेक्शन यहां से साउंड जा रहा है और टकरा के वापस भी आ रहा है, लेकिन मैं उसे दोबारा नहीं सुन पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने साउंड जो प्रोड्यूस किया वो मेरे कान तक ओरिजिनल साउंड तुरंत पहुंच गया। अब उसका इफेक्ट खत्म नहीं हुआ था, 0.1 सेकेंड अभी हुआ नहीं है, और तब तक वो रिफ्लेक्ट होके भी मेरे कान तक आ गया, तो मैं उस साउंड को दोबारा नहीं सुन सकता। तो ये एको नहीं हुआ, है ना? तो आई होप आपको ये समझ में आएगा डिस्टेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि दूर रहेगा तभी ये साउंड को जाके और टकरा के वापस आते आते 0.1 सेकेंड ओवर हो जाएगा, है ना? अब देखिए हमसे ये बहुत प्रोमिनेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि एको सुनने के लिए अगर हम क्लियरली, डिस्टिंक्टली का मतलब क्लियरली होता है, तो आपसे यहां पे डिस्टिंक्टली भी लिखा मिल सकता है। तो ये क्लियरली सुनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना जरूरी है? तो सबसे पहला तो कि रिफ्लेक्शन हो, और रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होने वाला है ना, उसका जो साइज है वो साउंड के वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए। ये रिफ्लेक्शन के लिए भी एक केस है। अगर हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो ये जरूरी है ना? अब रिफ्लेक्शन होगा तभी तो एको सुनने का या नहीं सुनने का कंडीशन बनेगा। तो पहला केस है हमारा एको सुनने के लिए ये। दूसरा केस क्या है देखिए जरूरी,
कि जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस होता है ना, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। किस मीडियम में? एयर में। मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि सारा चीज लिख देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो आप ये गलती मत करना, है ना, नहीं तो मार्क्स कटता है इसके लिए। तो कम से कम 17 मीटर किस मीडियम में? एयर में रहना चाहिए। अब देखिए एग्जैक्टली ये क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूं। ये एक पर्सन है, ये हमारा सरफेस जिससे टकराना है साउंड को, साउंड यहां से गया, मान लेते हैं डी, और फिर आएगा भी कितना? डी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना? 2d बाय टाइम। कम से कम इसको यहां से जाके और टकरा के वापस आते आते कितना टाइम बीत जाना चाहिए? 0.1 सेकेंड। ये गैप मिलना चाहिए, तभी हम उसी साउंड को दोबारा सुन पाते हैं, दैट इज एको। तो मैं एक बार ये फॉर्मूला लिख ही देता हूं। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 2d बाय टाइम। तो हमें कम से कम कितना का टाइम चाहिए? 0.1 सेकेंड का। तो और 2d इक्वल स्पीड ऑफ साउंड वैसे होता है 332 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको 340 अगर ले लेते हैं, 340 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहां से d का वैल्यू आपको मिलेगा 17 मीटर। ओके, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने लिया हुआ है। अब देखिए ये एयर में लिया है इसीलिए 17 है। अगर हम इसके जगह वाटर ले लेते तो ये 70 मीटर हो जाता अप्रोक्सीमेटली, है ना। आपके बुक में सेलिना में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4, है ना। तो एग्जैक्टली यही हमारा मेथड रहेगा वहां पे भी, सिर्फ बदलेगा क्या? स्पीड। 340 के जगह हम ले लेंगे 1450 या 1400 मीटर पर सेकेंड। आइए आगे बढ़ते। अब देखिए इसी से हमें पता चल गया, यही एक फॉर्मूला है जो पूरे के पूरे साउंड में हमारे काम आएगा। और बाकी जो F इक्वल 1/T है वो मैंने आपको बता ही दिया, या V इक्वल F लैम्डा। अब देखिए तीसरा चीज क्या है बच्चों, जो ओरिजिनल साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सफिशिएंटली इंटेंस होना चाहिए, ताकि हम जो साउंड रिफ्लेक्शन के बाद हम तक आने वाला हम उसको सुन पाए, इट वुड बी ऑडिबल। अब देखिए इंटेंस का मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, इंटेंसिटी क्या होता है एग्जैक्टली, उसका यूनिट क्या है, सारा चीज। अभी फिलहाल आप समझिए कि इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। तो अगर जो ओरिजिनल साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसका इंटेंसिटी, उसका अमाउंट सफिशिएंट रहा, तो वो जाएगा, जाते वक्त कुछ ना कुछ एयर फ्रिक्शन ऑफर करेगा, उसकी वजह से कुछ साउंड एनर्जी का लॉस, फिर गया जिस सरफेस से टकराना है वो कुछ अब्सॉर्ब कर लेगा, फिर वापस आते समय फिर एयर का फ्रिक्शन, फिर एनर्जी लॉस। तो पता चला कि अगर हम बहुत कम साउंड प्रोड्यूस करेंगे, बहुत कम अमाउंट ऑफ साउंड, तो जाते जाते आते आते साउंड का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, या अगर वापस आ भी पाए तो बहुत कम आ पाएगा, जो हम सुन ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इस वजह से ये तीन चीज बच्चों बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखिए अब हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद आपको कोई न्यूमेरिकल का भी दिक्कत दे ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने इसमें हर लेवल का न्यूमेरिकल रखा है। जैसे पहला देखिए क्या है, अ मैन स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल, ठीक है, एक वॉल है हमारा, कितना? 25 मीटर अवे। अब देखिए, ही प्रोड्यूसेस साउंड एंड रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड साउंड, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच ही रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड साउंड इफ द साउंड, साउंड का स्पीड दिया हुआ बच्चों 350 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए साउंड को इतना जाना है और फिर इतना आना भी तो है, रिफ्लेक्टेड साउंड, साउंड गया और रिफ्लेक्ट होके आया। तो इससे पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड साउंड इस तक कब तक कितने देर में पहुंचेगा। तो देखिए हमें क्या क्या पता है, स्पीड क्या हो गया, तो जाना है d, आना है d, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या? 2d बाई टी। स्पीड बाय टाइम कर लिया, स्पीड दिया, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम कर लिया, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड दिया हुआ बच्चों 350 मीटर पर सेकंड, साउंड का स्पीड दिया। अब देखिए न्यूमेरिकल में आपको जो वैल्यू दिया रहेगा ना स्पीड का, आपको वही लेना, अगर कुछ नहीं दिया है तब आप 332 या 330 ले सकते हैं। अब देखिए 2 इंटू डिस्टेंस कितना है, कितना गया? 25 मीटर गया, 25 आया, तो डिस्टेंस की जगह 25 रख लिया, और टी यहां से आप फाइंड कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये 50 बाई 350 हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/7, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा। एंड वन मोर थिंग, आप कभी भी इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, वैल्यू को हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको, है ना, नहीं तो उसके लिए मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ओके चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये पहला, सॉरी एक और इसमें है पार्ट, देखिए विल द मैन बी एबल टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको, मतलब क्लियर एको इसको सुनाई देगा क्या। तो अब देखिए हमें यहां तक जाने का जरूरत, ये तो आंसर हमें फाइंड करना था तो हमने कर लिया, उसके अलावा हमें यहीं से दिख रहा है कि एयर में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर क्लियरली सुनने के लिए एको को। किसके किसके बीच में? सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये तो 25 मीटर है, ज्यादा है उससे, तो हमें एको सुनाई देगा। और आप इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि एज द साउंड टेक्स टाइम मोर देन 0.1 सेकेंड टू बी हियरिंग, टू बी रिसीव्ड बाय द मैन आफ्टर
रिफ्लेक्शन, तो उसको 0.1 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग गया, इसीलिए वो सुन पाएगा उसको, है ना, साउंड को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ शिप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सेंड्स अ सिग्नल एंड रिसीव्स इट बैक फ्रॉम अ सबमरीन इनसाइड वाटर। अब देखिए यहां मान लेते कोई शिप है और यहां अंदर में कोई सबमरीन है, और इस सबमरीन तक इसने सिग्नल भेजा और फिर इसने इसको रिसीव बैक किया, है ना, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस सारे में टाइम कितना लगा, इसको भेज के जो हमारा सिग्नल है, अब एग्जैक्टली ये सिग्नल क्या है ये भी हम देखेंगे। एग्जैक्टली ये देखिए, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजता है और यहां से टकरा के वापस आ गया, तो इसको इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा 4 सेकंड। डिस्टेंस फाइंड करना है कि सबमरीन का डिस्टेंस शिप से कितना है। अब देखिए स्पीड दिया गया है, फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, v इक्वल टू डी बाई टी, v हमें दिख रहा है 1450 मीटर पर सेकेंड, 2d डिस्टेंस तो हमें पता ही करना है, बाई टी टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहां से तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा d बाई 2 और इधर हो गया 1450 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इट विल बी 2900, है ना। ओके, तो ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब देखिए ये चीज हमने कर लिया, बहुत बेसिक सा था ये, थोड़ा सा आप लेवल अप करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां है, इसमें मैंने देखा है काफी बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, है कुछ भी नहीं इसमें, कहानी बना रहा है। देखिए, अ पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकंड, ठीक, एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स अ गन साइमल्टेनियसली, ठीक है, ही हियर्स एको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 8 वाइब्रेशंस ऑफ द पेंडुलम। ये सारा चीज हमसे बोला गया। अब पूछा क्या जा रहा है, देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। अब देखिए हो क्या रहा है, ये हमारा ऑब्जर्वर, ये हमारा क्लिफ, हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक क्लिफ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए हम करेंगे क्या, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पेंडुलम का यहां पे रेफरेंस क्यों दिया गया आप ये समझिए, पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी दिया गया 5 वाइब्रेशन ये कंप्लीट करता है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो मैं आपको ऐसे करके बता देता हूं, 5 वाइब्रेशंस करने में इसको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। और बोला क्या गया कि इसने जैसे ही पेंडुलम का ऑसिलेशन स्टार्ट करवाया वैसे ही गन फायर कर दिया। अब ये गन फायर करे या रिंग बेल करे या टैंक फायर कर दे, कुछ भी, तो ये सारे चीजों से मतलब क्या है कि ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हो चुका है। तो जैसे ही ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ है पेंडुलम का, उसी वक्त ओरिजिनल साउंड भी प्रोड्यूस हो गया था। और जब ये 8 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है पेंडुलम, तब इसको एको सुनाई दे रहा है, मतलब इनडायरेक्टली हमें एको सुनने का टाइम बताया गया है पेंडुलम के रेफरेंस में, पेंडुलम के हेल्प से। अब देखिए हम क्या करेंगे, 5 वाइब्रेशंस होने में 1 सेकेंड, तो 1 वाइब्रेशन होने में 1/5 सेकेंड, है ना, सिंपल। तो 8 वाइब्रेशंस होने में कितना टाइम लगेगा, 8 बाय मल्टीप्लाई कर देंगे, एक वाइब्रेशन में इतना 1/5, तो 8 वाइब्रेशन में 8/5 सेकेंड। अब देखिए हमें पता चल गया, बोला गया कि 8 वाइब्रेशंस जब पेंडुलम का कंप्लीट हुआ तब इसको एको सुनाई दिया, मतलब एको सुनने का टाइम हमें पता चल गया। क्या, अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ कैंसिल हो ही जाए। तो टाइम इतना लग गया हमें एको सुनने के लिए। अब बोला क्या गया है, स्पीड दिया हुआ है और इसको जितना जाना पड़ेगा उतना आना भी तो पड़ेगा, तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, मान लेते हैं डी, ये भी डी हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d, डी गया डी आया, बाई टी। स्पीड दिया गया है कितना, 340 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 2 इंटू डी बाई टाइम हमें दिख रहा है 8/5, तो 8/5, 52 इंटू 10 हो जाएगा, ये एक जीरो यहां पे आपको दिख रहा होगी, 5 2 जब 10 हो जाएगा तो यहां से ये जीरो कैंसिल, है ना। अब देखिए एक स्टेप मैं लिख देता हूं और आपके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 34 इक्वल d/8, और आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। d क्या आ जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 मीटर इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन कहानी बनाया गया है, इसमें है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, ठीक है भाई, एक पर्सन x जो कि क्लिफ से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, अच्छा एक पर्सन A है, सॉरी एक पर्सन A है जो कि क्लिफ से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, x डिस्टेंस पे खड़ा है। फिर क्या बोला गया, ही फायर्स अ गन, ओके, अनदर पर्सन B स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन A एट अ डिस्टेंस y, ठीक है, एक और पर्सन है B जो कि क्लिफ से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, y डिस्टेंस पे खड़ा है B, ओके। बोला क्या गया, देखिए he hears 2 साउंड्स, ये जो पर्सन B है इसको 2 साउंड सुनाई दिए हैं,
ए ने गन फायर किया और बी को 2 साउंड सुनाई दिया, एक 2 सेकंड के बाद और एक 3 सेकंड के बाद। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो बी को 2 साउंड सुनाई दिया, ऑब्वियसली जिसमें कम टाइम लग रहा है सुनने में वो साउंड नजदीक से आ रहा होगा। तो अब देखिए होगा क्या, यहां से गन फायर किया इन्हें, साउंड प्रोड्यूस हो गया, साउंड हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो साउंड इधर भी आएगा और आगे भी जाएगा। अब देखिए होगा क्या, साउंड डायरेक्टली ए से बी तक आ गया तो बी को फटाफट आवाज सुनाई देगी, कितने टाइम में, 2 सेकंड। और दूसरा साउंड जो बी तक आ रहा है 3 सेकंड बाद, वो कौन सा साउंड है, देखिए पहले यहां से क्लिफ तक जाएगा साउंड और फिर यहां से वापस आएगा बी तक, तब इसको जो सुनाई दिया है साउंड, उसमें जो ए को सुनाई दिया उसमें कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। मतलब पहला साउंड ओरिजिनल साउंड था जो बी को सुनाई दिया, और जो दूसरा साउंड बी को सुनाई दिया वो क्या था, एको था, रिफ्लेक्टेड साउंड था। अब देखिए हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत आसान सा चीज है। अब पहले वाले केस में जो 2 सेकंड आपको दिख रहा है, इसमें साउंड को कहां से कहां तक आना है, ए से सिर्फ बी तक आना है, तो ए से बी तक आने में देखिए इसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, पूरा वाई और ये एक्स, तो वाई माइनस एक्स, डायरेक्टली यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, y माइनस एक्स, तो डिस्टेंस हो गया y माइनस एक्स, बाय टाइम कितना, तो देखिए डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो स्पीड आ जाएगा ना, तो स्पीड हमारा दिया हुआ बच्चों 320 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहां लिख लेते हैं 320 मीटर पर सेकेंड इक्वल y माइनस एक्स बाई 2। ओके, अब देखिए दूसरा केस क्या है, दूसरी बार जो ए को सुनाई दिया बी को, वो कैसे, यहां से पहले गया यहां तक, कितना डिस्टेंस है ये x, और फिर यहां से टकरा के वापस आए यहां तक, कितना डिस्टेंस है y। तो जो दूसरा साउंड इसको 3 सेकंड के बाद सुनाई दिया b को, उसके लिए इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, y, x जाना पड़ा और y आना पड़ा, है ना, तो x प्लस वाई या y प्लस एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। टाइम कितना लगा, 3 सेकंड, और डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड, जो कि दिया हुआ है 320 मीटर पर सेकंड। अब देखिए y प्लस एक्स इक्वल, आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 960। ओके, और ये इसको करेंगे आप सॉल्व, तो ये आ जाएगा यहां से y माइनस एक्स, ये उधर जाएगा तो y माइनस एक्स इक्वल 640। देखिए 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, पहला और ये दूसरा इक्वेशन। अब देखिए आपको दिख रहा हो कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, सॉल्व करेंगे हो जाएगा। वैसे मैं आप कर देता हूं आपके लिए, y प्लस एक्स और ये देखिए y माइनस एक्स इक्वल 640। तो आप अगर इन दोनों को 2 को और 1 को ऐड करेंगे, x x विल बी कैंसिल्ड आउट, 2y इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 1600। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 800 मीटर। अब ये y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें या 1 में पुट कर देते हैं, x का भी वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आसान सा चीज है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है बच्चों कि जो हम साउंड सुन पाते हैं उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहता है। तो जो ऑडिबल साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। ये ऑडिबल साउंड का हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज है। हो सकता है कि कोई थोड़ा इस रेंज में भी नहीं सुन पाए, जैसे जैसे लोग एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हियरिंग का कैपेसिटी भी कम होता जाता है। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। अब देखिए इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होता है, ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम रहता है ना। और अल्ट्रासोनिक क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा रहता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी हम जितना कुछ भी एको का हम यूजेस डिस्कस करने वाले हैं, तो हम एको में हर जगह अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का ही यूज करने वाले हैं। हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए कि इंफ्रासोनिक क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, दे आर हाईली एनर्जेटिक, और इसीलिए हम हर जगह अल्ट्रासोनिक का ही यूज करते हैं, ना कि इंफ्रासोनिक का यूज करते हैं। एक चीज और, इन तीनों के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है लेकिन स्पीड सबके लिए सेम। जैसे मान लीजिए ये और ये तीनों अभी एयर में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो तीनों के लिए हम स्पीड वही लेंगे 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर। अगर ये तीनों के तीनों वाटर में ट्रैवल कर रहे होते तो तीनों के लिए स्पीड हम वही लेते 1450 मीटर पर सेकेंड। और अगर स्टील में ये तीनों के तीनों ट्रैवल कर रहे होते तो हम स्पीड लेते सबका 5100 मीटर पर सेकेंड। ये चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चों, स्पीड सबके लिए सेम होता है, डिफरेंस कहां पे आता है, फ्रीक्वेंसी में या फिर वेवलेंथ में भी डिफरेंस आएगा। अब देखिए एको का यूजेस हमसे पूछा गया, पहले मैं आपको बता देता हूं फिर बताता हूं कि क्या नहीं करना आपको, लोग वहां पे गलती कर देते हैं। एको का यूजेस क्या क्या है, पहला सोनार, जिसको हम बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब देखिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में होता क्या, अभी जो हमने ये डिस्कस किया था ना, ये बोट वाला और सबमरीन वाला, तो बोट है और सबमरीन है जो भी, तो यहां से इसने भेजा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स और फिर यहां से रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिसीव बैक किया। तो यहां एक ट्रांसमीटर होता है हमारे पास और एक रिसेप्टर।
ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स और रिफ्लेक्शन के बाद उसको रिसीव बैक करता है रिसेप्टर। तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा वो हम देख लेते हैं, हमें पता है। और क्या पता है, हमें स्पीड भी पता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हो, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी हो, वाटर में सबके लिए स्पीड 1450। तो देखिए हमें क्या क्या पता चल गया, हमें स्पीड पता है और जाके और आने में टाइम कितना लगा पता है। तो दो चीज पता है तो हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं किसी भी चीज का जो पानी के सरफेस के अंदर है, नीचे है। तो ये सोनार हम करते हैं पानी के अंदर ही। ओके, दूसरा चीज एकोकार्डियोग्राफी के लिए इसका यूज करते हैं हम, एको का, जिसमें होता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस किया जाता है, जाके रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वापस आता है, जिससे हम हार्ट का इमेजेस ऑब्टेन करते हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एकोकार्डियोग्राफी क्या है। दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी, या इसी को हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, आपने जनरली यही टर्म सुना होगा अल्ट्रासाउंड। इसमें हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का, जैसे लिवर, किडनी वगैरह का इमेज ऑब्टेन करते हैं, और उसके लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ही यूज करते हैं। फिर आते हैं बैट्स और डॉल्फिन्स भी इसका यूज करते हैं, उनको किसी ट्रांसमीटर रिसेप्टर का जरूरत नहीं है, वो खुद से ही अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और टकरा के और जब वापस आता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स उन तक, तो उनको एक अंदाजा मिल जाता है कि कितने दूरी पे, नजदीक है या अभी ठीक ठाक दूरी पे कोई ऑब्स्टेकल है उनसे। अब देखिए सारे जगह में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हमने यूज किया है, तो हमसे अगर यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भी पूछा गया तो हम ये सब बता सकते हैं, या यूजेस ऑफ एको भी पूछा गया तो हम ये बता सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप रडार इसमें लिख दे तो कुछ बच्चे ऐसा गलती करते हैं, यूजेस ऑफ एको पूछा गया तो ठीक है, रडार लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव पूछा गया तो हम रडार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूज ही नहीं करते हैं, उसमें हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं, है ना। और रडार हम एयर में करते हैं, जैसे ये पानी में करते सुना, रडार एयर में करते हैं, सारा चीज वही, ट्रांसमीटर से हम रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, रिसेप्टर से रिसीव बैक करते हैं, और ये सारा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये चीज बहुत दिक्कत देता है बच्चों को, मैं आपको ये बिल्कुल ऐसे समझा दूंगा, आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं इसमें। देखिए कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग है, किसी स्ट्रिंग को हमने बिल्कुल टाइटेंड कर दिया, अब उसमें जो वाइब्रेशन होगा वो कैसा होगा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा उसके वाइब्रेशन का, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो पहला होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कैसे डिपेंड करता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इतना छोटा पेंडुलम होता, तो पेंडुलम यहां से ऑसिलेशन अपना स्टार्ट करता है, इधर गया इधर गया इधर गया, फिर यहां आ गया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट, जो भी टाइम लगा इसमें। अब मान लीजिए आपको इतना बड़ा दे दिया गया, अब ये जाएगा इधर, फिर यहां आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां आएगा, तो इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। अभी अभी मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये होता है, मतलब छोटे वाले में टाइम कम लगा, तो अगर मान लीजिए हमें 1 सेकंड का टाइम दिया गया और बोला गया काउंट करो कौन ज्यादा बार ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली छोटा वाला ज्यादा बार ऑसिलेशन कर लेगा और बड़ा वाला कम बार ऑसिलेशन करेगा 1 सेकंड में, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम लगना है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ये स्ट्रिंग का चीज हम समझ रहे हैं, स्ट्रिंग हमें दिखता है, इसके बाद अभी कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे जिसमें एयर कॉलम भी आएगा, तो ये सेम चीज वहां पे भी ओबेड होगा। स्ट्रिंग हो या कोई एयर कॉलम हो, सबके लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेशन का, वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेगा। दूसरा चीज टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। टेंशन कम फ्रीक्वेंसी कम, टेंशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और टेंशन हम बढ़ा कैसे सकते हैं, जितना टाइटेंड करते जाएंगे टेंशन उतना ही बढ़ता जाएगा। लास्ट वन, मास पर यूनिट लेंथ, अभी मैंने आपको समझाया था इसके बारे में, ये इसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थिकनेस के या मास पर यूनिट लेंथ के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब अगर कोई पतला स्ट्रिंग है जिसका मास पर यूनिट लेंथ कम है, थिकनेस कम है, तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा रहेगा। अगर मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम रहेगा। जैसे हमने गिटार में देखा होगा, अलग अलग थिकनेस का स्ट्रिंग्स रहता है, तो अलग स्ट्रिंग के जो हमारा थिकनेस कम है उसको प्लग कर दे तो जो आवाज आता है, उसका जो आवाज है, वो जो पिच है वो हायर रहता है ना, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अभी हम सारा चीज डिस्कस करने वाले पिच के बारे में भी, है ना। तो आप ये चीज नोटिस किया होगा, टिंग टिंग, सबका अलग अलग जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका पिच अलग अलग होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, इसके वजह से, थिकनेस अलग अलग होने की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल सुन के ही पता चलता है, या प्रिंसिपल नोट भी इसको हम बोलते हैं। फंडामेंटल या प्रिंसिपल मतलब जो सबसे पहले वाला है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों फर्स्ट हार्मोनिक्स। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास, ये देखिए मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूं, ये रहा हमारा स्ट्रिंग, ये अब हमसे पूछा जाता है कि स्ट्रिंग है हमारे पास, एक टाइटन स्ट्रिंग है, स्ट्रेच कर दिया उसको यहां और यहां बांध दिया।
अब इसको कहां पे डिस्टर्ब करें, कहां पे प्लग करें कि एक ऐसा वाइब्रेशन दिखाए, फंडामेंटल नोट, मतलब ऐसा वाइब्रेशन जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल नोट, लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेशन, है ना। अब देखिए इसको हम बिल्कुल बीचों बीच प्लग करेंगे, एकदम बीचों बीच अगर इसको प्लग किया तो हम इसको ऐसे लिखते भी हैं कि कहां पे प्लग किया है, एट L/2, मतलब अगर इसका लेंथ पूरा L है तो L/2 पे इसको प्लग कर दिया तो ये स्ट्रिंग एक बार पूरा ऊपर जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे, फिर एक बार पूरा नीचे जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा जाता है कि वाइब्रेशन कितने लूप में हुआ, तो आपको दिख रहा है वाइब्रेशन इन 1 लूप। वाइब्रेशन कितने लूप में हुआ, वाइब्रेशन इन 1 लूप हुआ, है ना। अब इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बोला जाता है, तो फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे पता करते हैं। मैं इसके लिए आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूं। जैसे फंडामेंटल नोट का फ्रीक्वेंसी F1 लिख देते हैं, इसको पहली बार वाला फ्रीक्वेंसी। तो जो चीज कॉमन है ना बच्चों, मैं आपको यहां पहले लिख के दिखा देता हूं। जैसे देखिए ये 3 चीज हमें दिख रहा है, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जो चीज ऊपर दिख रहा है उसको तो ऊपर लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टी, और जो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एम, और ये भी हमें दिख रहा है यहां पे, ऐसे ये लिख लेते हैं, है ना। तो अब देखिए ये लेंथ कभी कभी अलग अलग भी हो सकता है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा यहां पे देखिए, अभी कहां पे प्लग कर रहे हैं, L/2 पे, आगे चल के हम L/4 पे प्लग करें या L/6 पे प्लग करें, तो यहां पे जो L का वैल्यू है हमारा वो क्या है अभी लिखते हैं, वो चेंज हो सकता है, लेकिन टेंशन थोड़ी बदल रहा है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने उसको टाइटेंड कर दिया है, अब उसको हम यहां प्लग करें कि यहां प्लग करें कि यहां प्लग करें, उससे टेंशन थोड़ी चेंज होगा या उससे उसका थिकनेस थोड़ी चेंज होगा, नहीं। तो दो चीज हमारा फिक्स्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम, ये हर जगह आप लिखेंगे। आप फंडामेंटल नोट का फ्रीक्वेंसी लिखें या आने वाले जैसे फर्स्ट हमारा सब्सिडियरी होगा या सेकंड सब्सिडियरी, सब में यही चीज लिखना है। बदलेगा क्या देखिए, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं आपके लिए, यहां जो चीज लिखने वाले हैं ना बच्चों वो होगा लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। अब वेवलेंथ कैसे आता है हमें पता है, इसी चीज के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं या वेवलेंथ होता क्या है। तो देखिए एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के मैंने आपको बोला था कि एक वाइब्रेशन या एक वेवलेंथ के इक्विवेलेंट हम ले सकते हैं। तो जरा देखिए ये पूरा स्ट्रिंग गया एक बार ऊपर, क्रेस्ट का वैल्यू L, फिर यही आया नीचे तो ट्रफ का भी वैल्यू L। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या होता है, एक वेवलेंथ, मतलब L प्लस L दैट इज 2L। तो अब हम ये वेवलेंथ के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 2L। ये हो गया हमारा फंडामेंटल नोट का फ्रीक्वेंसी। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहा तो आप कहीं पे भी किसी में भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए आगे देखते हैं, अब ये हमारा फर्स्ट सब्सिडियरी, सब्सिडियरी मतलब जो बाद में आ रहा है, एडिशनल जो है, और या फिर इसी को हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। फंडामेंटल नोट था फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड, इसके बाद आएगा थर्ड, फिर फोर्थ हार्मोनिक, ऐसे करके। अब इसको हम प्लग कहां करते हैं, देखिए L/4 पे। जैसे मान लीजिए ये पूरा 40 सेंटीमीटर का होता है ना, तो 40/4 मतलब 10 सेंटीमीटर, किसी भी एंड से 10 सेंटीमीटर पे हम प्लग कर सकते हैं, यहां से या फिर इस एंड से भी 10 सेंटीमीटर पे। तो हमारा वाइब्रेशन कैसा होगा, देखिए कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा, फिर ऐसा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये टकराने के बाद का, यहां वेव जाके टकराएगा तो फिर वापस फिर ऐसे भी आएगा। खैर हमें फोकस करना है इस चीज पे। देखिए स्ट्रिंग का लेंथ अगर पूरा L है, हमने इसको प्लग किया L/4 पे, तो स्ट्रिंग का आधा पार्ट गया ऊपर मतलब L/2 और आधा पार्ट आया नीचे जो ट्रफ है L/2। हम फिर से फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी देखिए F2 के लिए एज आई टोल्ड यू कि पहले जो चीज सब में कॉमन रहेगा वो लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ T/M। अब 1 के डिवीजन में यहां क्या लिखना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की जगह देखिए क्रेस्ट प्लस ट्रफ, मतलब L/2 प्लस L/2 क्या हो जाएगा, L हो गया। इसमें वाइब्रेशन कितने लूप्स में हो रहा है, 2 लूप्स में हो रहा है वाइब्रेशन, है ना। जो जो चीज पूछा जाता है मैं आपको सारा चीज बताते चल रहा हूं बच्चों, आप पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये थर्ड हार्मोनिक से, थर्ड हार्मोनिक में देखिए क्या हुआ, पूरे का लेंथ L, इसको प्लग कहां करना है, एट L/6 पे, मतलब किसी भी एंड से L/6 या इस एंड से L/6 पे प्लग कर दिया तो वाइब्रेशन कुछ ऐसा होगा, पहले एक क्रेस्ट बनेगा, फिर एक ट्रफ, फिर एक क्रेस्ट। मतलब अगर इस पूरे का लेंथ L है तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में बटा, यहां पे L/3, फिर L/3, फिर L/3। अब देखिए हमें ये L/3 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी लिखना है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ T/M। अब देखिए 1 के डिवीजन में हम यहां क्या लिखते हैं, वेवलेंथ लिखते हैं ना 1 के डिवीजन में, क्रेस्ट प्लस ट्रफ, L/3 प्लस L/3 करेंगे तो आएगा 2L/3। तो यहां वेवलेंथ के जगह क्या लिखना है, 2L/3, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा ना बच्चों। ये देखिए ये हो गया हमारा थर्ड हार्मोनिक्स का या फिर सेकंड सब्सिडियरी का फ्रीक्वेंसी। इसमें कितने लूप्स में वाइब्रेशन हो आपको दिख रहा है, 3 लूप्स में, तो वाइब्रेशन इन 3 लूप्स। ओके,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जितने भी सब्सिडियरी नोट्स हैं ना आगे आने वाले फंडामेंटल नोट के बाद, उनका फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल नोट के फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कैसे होता है जरा देखिए, जैसे इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/2L लिख सकते हैं क्या, और स्क्वायर रूट ऑफ T/M। अब देखिए ये क्या है, 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T/M क्या है, F1। तो यहां हम F1 लिख सकते हैं, तो ये देखिए 3 टाइम्स F1 है ना, क्वाइट सिंपल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, सुन के ही पता चल रहा है। फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन हम किसको बोलते हैं, ऐसा वाइब्रेशंस, पीरियडिक वाइब्रेशंस किसी बॉडी का जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा है और वो उसी एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता चला जाए, जो कि यहां अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। जब नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम कहीं पे वैक्यूम क्रिएट कर दें जहां कोई मीडियम है ही नहीं, अब होता क्या है देखिए, जैसे हम किसी ट्यूनिंग फॉर्क एक ले लिया, जनरली आपको लैब में दिख जाता है, तो ट्यूनिंग फॉर्क में हम क्या करते हैं, एक बार प्लग कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, वाइब्रेट करेगा, लेकिन एयर है अगल बगल, जो जिसके वजह से फ्रिक्शन है एयर के वजह से और एनर्जी का लॉस होता जा रहा है और उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते लास्ट में रुक गया। लेकिन अगर यही चीज हम यहां वैक्यूम क्रिएट करके करें तो कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं रहेगा, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा फ्रिक्शन की वजह से, और उसका एम्पलीट्यूड हमेशा के लिए उतना ही रह जाएगा। तो ये रहा हमारा फ्री वाइब्रेशन का ग्राफ, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये चीज होता है ना बच्चों, एम्पलीट्यूड, ये वाला पार्ट। तो देखिए एम्पलीट्यूड सब में कांस्टेंट है, ये आपसे बनाने के लिए बोला जा सकता है, तो आप ऐसे बनाएंगे। एंड यूज अ पेंसिल प्लीज, कोई भी फिगर, कोई भी डायग्राम, यूज अ पेंसिल। अब देखिए दूसरा चीज क्या है कि इसका एग्जाम्पल हमसे मांगा जाता है, तो मैंने देखा है कि बच्चे लिख देते हैं वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क, ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, बट वेयर, नॉट इन एयर। एयर में लिखेंगे तब तो गलत हो जाएगा, फ्री वाइब्रेशन तो होगा ही नहीं एयर में। हम क्या लिखेंगे, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इन स्पेस या इन वैक्यूम, या ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम, ऐसे लिखना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, देखिए सुन के ही पता चला। डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, और किस वजह से, क्योंकि जरूर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, कोई रेजिस्टिव फोर्स होगा जिसके वजह से एनर्जी लॉस होता जा रहा है और एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है ग्रेजुअली, और लास्ट में आके रुक गया। ये है डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो इसका एग्जांपल में आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इन एयर, या फिर सिंपल ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर, या फिर किसी भी मीडियम में। फिर देखिए फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है। अब जरा सोचिए, डैम्प्ड वाइब्रेशन में एनर्जी का लॉस होते गया, एम्पलीट्यूड कम होता गया और लास्टली जाके वो रुक गया। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं, बॉडी को रुकने नहीं देना है, इसका वाइब्रेशन होते रहना चाहिए, तो सोचिए जरा क्या करना होगा। इसका एनर्जी का लॉस होता जा रहा है, तो अगर हम इसको बाहर से एनर्जी देते रहे तो जो एनर्जी का लॉस हो रहा था वो कंपेंसेट होता जाएगा और ये अपना वाइब्रेशन कंटिन्यू रखेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स लगाते हैं। पीरियडिक मतलब सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स हम लगा रहे हैं बॉडी पे, इससे इसको एनर्जी मिल रहा है, जिससे इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसका वाइब्रेशन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी का लॉस जो हो रहा था रेजिस्टिव फोर्स के वजह से, मीडियम के फ्रिक्शन के वजह से, उसको हम कंपेंसेट कर रहे हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन। डेफिनेशन आपके लिए लिख दिया है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कोई भी बॉडी जो वाइब्रेशन करता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही है रेजोनेंस का हर साल। अब देखिए रेजोनेंस क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही एक स्पेशल केस है। अब इसमें होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का, मतलब जो फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, एक सेकंड में हम 4 बार लगा रहे होंगे फोर्स, या 10 बार लगा रहे होंगे। तो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, या तो वो एग्जैक्टली मैच कर जाए, जो बॉडी है, जैसे ये बॉडी है तो इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, या तो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच कर जाए, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। जैसे मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है और इसका भी एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का भी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो गया, तब रेजोनेंस हो जाएगा। या फिर अगर इसका 10 हर्ट्ज है, इसका 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, तब भी रेजोनेंस होगा। उसमें क्या होता है देखिए, ये जो बॉडी है ना, जो पहले कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा था, वो इसके वाइब्रेशन को ओवरकम कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है,
और ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगता है, मतलब इससे एनर्जी लेने लगता है ये बॉडी, जो पहले कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा था और बाद में एनर्जी लेके इससे और ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, तो बहुत सिंपल सा चीज है ये। अब देखिए इससे रिलेटेड जो आप कॉन्सिक्वेंसेज आपसे पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये पूछा जाता है कि एक बाइक, छोटा सा हमने रखा है आपके समझने के लिए, हमसे पूछा जाता है कि एक बाइक है या कोई भी व्हीकल है वो कभी कभी बहुत विग्रसली वाइब्रेट करने लगता है, बोलो क्यों? तो आप जब भी कोई कॉन्सिक्वेंस पूछा जाए ना, सारा चीज लिख देते हैं लोग, अगर फेनोमेनन कौन सा इन्वॉल्व है ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटता है। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि इट इज ड्यू टू रेजोनेंस और फिर एक्सप्लेन कर देंगे। अब हो क्या रहा है जरा सुनिए। आपने देखा होगा इंजन ऑयल का जो एड रहता है तो उसमें पिस्टन मूव करता हुआ आपने देखा होगा। तो जो पिस्टन मूव कर रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द टॉर्क। चक्कों में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से? पिस्टन मूव कर रहा है ना। खैर, तो ये जो पिस्टन मूव कर रहा है ये एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का सोर्स है। हर एक केस में एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स कहीं से मिल रहा होगा ना हमें, तो इस केस में हमें एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स कहां से मिल रहा है? पिस्टन से। तो अगर इस पिस्टन के मूवमेंट का फ्रीक्वेंसी बाइक के किसी भी हिस्से के, जैसे बाइक का टंकी या उसका जो मिरर है, इन सब के फ्रीक्वेंसी से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया या उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, तो फिर क्या होगा? ये जो हमारा बाइक का फ्रेम है, टंकी वगैरह कुछ भी है, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेगा, विग्रसली वाइब्रेट करने लगेगा, है ना। अब हमसे पूछा जाता है कि ये इसको कैसे बंद किया जा सकता है। तो स्पीड अगर हम हल्का सा बढ़ा दें या कम कर दें, मतलब चेंज कर दें, तो ये बंद किया जा सकता है, वो विग्रसली वाइब्रेट फिर नहीं करता है। ओके, दूसरा एग्जांपल मैंने आपके लिए यहां पे रखा है, ये आपके टेक्स्ट बुक सेलिना का ही है। तो हमसे क्या पूछा गया इसमें जरा देखते हैं। हमारे पास 4 पेंडुलम्स दिख रहे हैं, ए बी सी डी। तो हमसे पूछा जाता है कि हमने पहले ए को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब ए का ऑसिलेशन होने लगा, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हमसे पूछा जाता है। देखिए क्या होगा, सी बी और डी, तो ये रबर स्ट्रिंग है, तो ए को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो ए ऑसिलेट करेगा, तो ए जिससे टंगा हुआ है वो रिजिड सपोर्ट नहीं है, रबर स्ट्रिंग है, तो ये रबर स्ट्रिंग भी ऑसिलेट करेगा, जिसकी वजह से इन सब में भी एनर्जी ट्रांसफर होगा, सी में, बी में, डी में, और ये तीनों भी ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें से कि सी और डी में होगा फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्यों होगा जरा देखिए, और बी में होगा रेजोनेंस। अब देखिए क्यों हुआ। ए का और बी का आपको लेंथ सेम दिख रहा होगा, दोनों का लेंथ सेम है। एज आई टोल्ड यू कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन से मैच कर जाएगा, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है ना। तो क्या होगा, अब ये बी धीरे धीरे ए से एनर्जी लेने लगेगा और अपना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ऑसिलेशन बढ़ाने लगेगा। तो आपको दिखेगा ये चीज कि बी का ऑसिलेशन बढ़ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, और ए का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम हो गया। ऑब्वियसली एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हो क्या रहा है, बी इससे एनर्जी ले रहा है ए से और अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा लेता है और ए का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। वेयरएज तो ये हुआ क्यों? रेजोनेंस की वजह से हुआ। अब सी और डी में क्या हो रहा है? सी और डी में सिंपल फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रहा है, जिसमें ना इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना डी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है। रेजोनेंस वो स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशन का, जिसमें बॉडी का फ्रीक्वेंसी या तो एग्जैक्टली मैच कर जाता है या इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है, जिसके वजह से वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लास्ट ईयर का, ये डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि रेजोनेंस के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, आप उसको कैसे टैकल करेंगे। जैसे देखिए ये गिवन है हमारे पास डायग्राम, जिसमें ये चीज है हमारे पास टेस्ट ट्यूब जैसा है, इसमें हमने वाटर फिल करके रखा है यहां तक, ये देखिए यहां तक वाटर फिल करके रखा है। अब देखिए क्या गिवन है, एट अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ एयर कॉलम। अब देखिए एयर कॉलम का लेंथ कितना बताया गया है, इतना 5 सेंटीमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इससे हम एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर लेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि लाउड साउंड इज हर्ड, नेम द फेनोमेनन इलस्ट्रेटेड। तो ऑब्वियसली ये रेजोनेंस है। लाउड साउंड जैसे ही सुनाई दिया तो आप समझ जाइए लाउड साउंड कब सुनाई देगा, जब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। अभी ये सारा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस भी ज्यादा। अब ये एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कब, जब रेजोनेंस होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों, मैं लिख देता हूं, पहले का आंसर हो गया हमारा रेजोनेंस, है ना। कौन सा फेनोमेनन यहां पे इलस्ट्रेट किया जा रहा है, रेजोनेंस। अब देखिए दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है कि why is a loud sound heard at this particular length। तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये किस वजह से हुआ, रेजोनेंस क्यों हुआ। क्योंकि ये जो हमारा एयर कॉलम है, आपको देखिए एयर कॉलम वाइब्रेट करते हुए दिखेगा तो नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, एयर कॉलम तो वाइब्रेट कर रहा है, इतने दूर एयर है तो एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर जो ट्यूनिंग फॉर्क रखा है ना,
तो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का सोर्स है, यहीं से हमें एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स मिल रहा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का मतलब ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इसके एयर कॉलम के फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया होगा, इसी की वजह से हुआ रेजोनेंस, और ये एयर कॉलम ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगा, तो लाउड साउंड वाज हर्ड। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेकंड वाले पार्ट में हमसे, सॉरी ये ए है बच्चों और ये बी, तो बी में आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि रेजोनेंस किस वजह से हुआ, तो इसका फ्रीक्वेंसी किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर गया, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, और एयर कॉलम के वाइब्रेशन का जो हमारा ये है एम्पलीट्यूड वो ज्यादा हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, if the present tuning fork is replaced with a tuning fork of higher frequency, okay, should the length of air column increase or decrease to produce a loud sound? अब देखिए क्या हो रहा है, हमने क्या किया, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया हमने जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है तो इसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मैच करेगा, है ना। तो हमने क्या किया, देखिए ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी भी हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, और जिसके वजह से क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो शुड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इंक्रीज और डिक्रीज टू प्रोड्यूस अ लाउड साउंड। अब देखिए होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो अगर हमने ट्यूनिंग फॉर्क ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लिया है तो ये एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी ज्यादा करवाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ कम करना पड़ेगा। लेंथ कम होगा एयर कॉलम का तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, है ना। तो हमारे सी का आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। और आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड्स में कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम डिक्रीज करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर होगा, ग्रेटर होगा, तब जाके वो ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा या इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी आर एबल टू सी टीवी चैनल्स क्लियरली व्हेन वी सेट टीवी ऑन ऑटो ट्यूनिंग, ठीक है। विच फेनोमेनन, तो ये किस वजह से होता है बच्चों, रेजोनेंस के वजह से ही होता है। टीवी हम देख पा रहे हैं या रेडियो सुन पा रहे हैं, तो आपने देखा हो रेडियो में हमें एडजस्ट करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर जैसे हमारे पटना में चलता है 98.3 FM, तो अगर 98.3 या 93.8 खैर जो भी है, तो ये जब रेडियो में हम ऐसे करके मूव करवाते तो हमें दिखता है कि उसके ठीक सामने आ गया उस फ्रीक्वेंसी के, तो हम सुन पा रहे हैं, नहीं तो इधर उधर डिस्टर्बिंग आवाज आता है क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना। तो ये रेजोनेंस की वजह से होता है। डिफाइन द अबव फेनोमेनन मेंशन्ड बाय यू, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ भी आपके लिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, गिव एनी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस फेनोमेनन। आप ये बाइक वाला भी बता सकते हैं या एयर कॉलम का भी बता सकते हैं, है ना, या फिर गिटार हम जो प्ले करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने देखा गिटार में, सितार में, जो भी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपने देखा कि जो स्ट्रिंग, जो वायर है उसमें वहां पे एक सर्कल जैसा जो रहता है और अंदर पूरा हॉलो रहता है ना, उसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो होता क्यों है ऐसा एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं। हमने प्लग कर दिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम गिटार का सिर्फ वायर ले लें, सिर्फ वायर और कुछ नहीं है गिटार का, उसको प्लग कर दीजिए, तो वायर सिर्फ, स्ट्रिंग सिर्फ वाइब्रेट करेगा, तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देता है। लेकिन अगर वही गिटार में आप यूज कर रहे हैं वही वायर, तो क्या होता है, आपने स्ट्रिंग को प्लग कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, अब वो वाइब्रेट करेगा, तो वो हो गया एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का सोर्स। और अंदर में जो हमारा हॉलो जो जगह दिख रहा है जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं जनरली, उसमें जो एयर कॉलम है वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था, तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी इस जो हमारा स्ट्रिंग है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया या इंटीग्रल मल्टीपल हुआ ये, तो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगा एयर कॉलम, जिससे लाउड साउंड सुनाई देता है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब देखिए ये बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं। लाउडनेस हमारा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिससे हमें पता चलता है कि कोई साउंड लाउड है कि फेंट है, मतलब फीबल है, कोई साउंड बहुत तेज है, बहुत धीमा है, ये हमें लाउडनेस से पता चलता है। अब देखिए ये जो लाउडनेस है इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ये सिर्फ फील किया जा सकता है, तो ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि लाउडनेस कैसा प्रॉपर्टी है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हम। लाउडनेस को हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी के टर्म्स में, है ना। लाउडनेस को हम किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, इंटेंसिटी के टर्म्स में। लाउडनेस को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और इंटेंसिटी को कैपिटल आई से। अब देखिए इंटेंसिटी, अब हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली इंटेंसिटी क्या है। जैसे मान लीजिए यूनिट एरिया हमने ले लिया इस मीडियम का, एयर का, मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। अब मैं साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं, अब इस यूनिट एरिया ऑफ मीडियम से हर एक सेकेंड में जितना साउंड एनर्जी पास कर रहा है ना परपेंडिकुलरली, नॉर्मली, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी।
है ना। तो इस डेफिनेशन लिखा आपके लिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ अ मीडियम पर यूनिट टाइम या फिर इन 1 सेकेंड। इसी को बच्चों हम बोलते हैं इंटेंसिटी, और इसको मेजर कर सकते हैं इंटेंसिटी को, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। और जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं वो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, तो हमने जैसा लिखा है एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए तो ऐसा यूनिट हमारा जूल होता है, तो जूल तो पक्का है। और फिर क्या बोला, पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ अ मीडियम, जहां भी यूनिट आया पर यूनिट वो चीज डिवीजन में, तो एरिया आएगा डिवीजन में, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, और फिर पर यूनिट टाइम या 1 सेकेंड में, तो ऐसा यूनिट टाइम का सेकेंड। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये सेकेंड अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, और ये हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर। इसकी जगह आप और क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड की जगह वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। सिंपल है, आप ये कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस हमसे पूछा जाता है, तो पहला चीज है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा। ऑब्वियसली अगर हम धीरे से बोलते हैं मतलब कम साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो लाउडनेस भी कम होता है। तो अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी कम मतलब इंटेंसिटी कम, लाउडनेस कम, इंटेंसिटी ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा। दूसरा चीज है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा मीडियम का, तो हमारा जो ये लाउडनेस है वो भी ज्यादा होगा। अगर हम वही साउंड किसी कम डेंसिटी वाले मीडियम में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें लाउडनेस कम, ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में लाउडनेस ज्यादा। नेक्स्ट है बच्चों डिस्टेंस ऑफ लिसनर फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। ये तो हम खुद भी बता सकते हैं, जैसे जैसे हम किसी सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे लाउडनेस कम हो जाता है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगा वैसे वैसे लाउडनेस कम होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे डिपेंड करता है, तो इससे डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम, लाउडनेस कम। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे 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 सरफेस एरिया अगर इतना है वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो जो लाउडनेस प्रोड्यूस हुआ, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा तबला है और एक बड़ा सा नगाड़ा है, तो ऑब्वियसली जो छोटा सा तबला है उसमें सरफेस एरिया कम है वाइब्रेशन के लिए, तो जो उससे साउंड प्रोड्यूस हुआ उसका लाउडनेस कम, और नगाड़ा जो है उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसका लाउडनेस ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पिच। पिच अगेन द सेम थिंग, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। पिच को मेजर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ फील कर सकते हैं। हम इसको मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हमें पता है, तो देखिए पहले ये है क्या, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, जैसे हमारे पास दो साउंड है, दोनों का अगर लाउडनेस सेम भी हुआ फिर भी हमें पता चल जाता है कि अलग अलग साउंड है, तो ये पिच के हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसे मम्मी पापा दोनों डांट रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन दोनों का पिच अलग अलग है, पापा का पिच कम है, मम्मी का पिच ज्यादा है। एग्जैक्टली ये क्यों होता है देखते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी अलग अलग होगा। और देखिए फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, और पिच को मेजर नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव है। अब देखिए मोर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच, वैसे साउंड को बोलते हैं श्रिल साउंड, थोड़ा इरिटेटिंग रहता है। फिर लेस फ्रीक्वेंसी लोअर पिच, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट साउंड या ग्रेव साउंड, है ना। जैसे बच्चे करते हैं जनरली ये बोर्ड पे चौक लगे ऐसे, तो काफी इरिटेटिंग होता है, वो आपने खुद भी नोटिस किया होगा, तो दैट थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी और टिम्बर, ये क्या होता है बच्चों, कोई दो साउंड है जिसका लाउडनेस भी सेम हो गया, पिच भी सेम हो गया, देन ऑल्सो वी कैन डिस्टिंग्विश। कह रहे ये तो अलग अलग जगह से आ रहा साउंड। फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि कोई तबला बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, आपको पता चल जाता है ना कि ये तो अलग अलग जगह से आ रहा है, तो ये होता है क्वालिटी की वजह से। तो दो साउंड का अगर लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, फिर भी हमें पता चल जाता है कि ये साउंड अलग है। कैसे, क्योंकि दोनों का सोर्स अलग अलग है। अब ये डिपेंड करता है बच्चों वेव फॉर्म पे। वेव फॉर्म अलग अलग सोर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे बना के मिलता है, एक वेव ऐसे फॉर्म का हो गया, एक वेव हो सकता है ऐसे फॉर्म का हो गया, ऐसे, है ना, ऐसे करके। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा एक वेव दे दिया गया, बोला गया आपको कि ज्यादा लाउडनेस का बनाओ वेव, तो ज्यादा लाउडनेस बोला गया तो आप सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, है ना। ये थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट, ये यूनिफॉर्मली हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा बोला ना तो आप सिर्फ ऐसे बढ़ा देंगे, और इसके लिए कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होगा। हो सकता है कोई यहां तक बढ़ाए, हो सकता है कोई और ऊपर तक बढ़ा दे। एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे लाउडनेस बढ़ेगा, हाँ, लेकिन आप वेव फॉर्म मत बदलना। ये नहीं कि ऐसे बनाए वेव फॉर्म और आप ऐसा बनाए तो मार्क्स नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कुछ भी, है ना। तो बच्चों आई होप कि मैंने जितना चीज आपको बताया है, और इस चीज के साथ हमारा साउंड चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बच्चे देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो
वैसे इट इज द सेकेंडरी पार्ट। स्टिल आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और काम करें और आगे बढ़ाएं इस चीज को, है ना।